हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूल्स के प्रिंसिपल की केस स्टडी को। हम लोगों ने देखा था लास्ट में 14 प्रिंसिपल्स को। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं प्रिंसिपल्स का। सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है कि वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है, देन उसको असाइन करना है इंडिविजुअल्स को। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेयोल ने कहा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। किसी भी सबऑर्डिनेट को जब अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाए तो उसके साथ उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाई जाए। वैसे ही जब कभी भी सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र करना जरूरी है। देन थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो एम्प्लॉय को फॉलो करना होगा, यानी कि उसने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे साइन किया है उन सबको वो फॉलो करेगा और कभी भी उन रूल्स को ब्रेक या वॉयलेट नहीं करेगा। देन द थर्ड वन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है वन एम्प्लॉय वन बॉस, कि हर एम्प्लॉय पे एक ही बॉस होना चाहिए जिससे डुअलिटी ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, कमांड दो बार रिपीट नहीं होगा, कोई कियोस्क होगा ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक ग्रुप पे एक ही बॉस होना चाहिए। अगर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम है तो उस ग्रुप को एक ही बॉस पूरी तरह से लीड करे, जिससे ग्रुप में चीज़ें क्लियर हो, अच्छे तरीके से ऑर्डर में हो और साथ ही साथ लोगों को ये भी पता हो कि जब कभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें किसके ऑर्डर या डायरेक्शन को फॉलो करना है। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे इस प्रिंसिपल में फेयोल ने कहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के पहले हमेशा जनरल इंटरेस्ट को देखना है। जनरल इंटरेस्ट यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे उनको पहले ध्यान में रखना होगा, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क करना होगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। यहाँ पे बात हुई थी फेयर रेम्यूनरेशन पे करने की एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय से जितना काम लिया जा रहा है उसके काम के अकॉर्डिंग उनको पे ऑफ किया जाए, जिससे उनके मन में किसी भी तरह का कोई डिससेटिस्फैक्शन ना रहे। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में हमने देखा था कि अथॉरिटी को कितने डिग्री तक हायर लेवल पे, टॉप लेवल पे या फिर बॉस के पास रखना है और कब अथॉरिटी को डाइल्यूट करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो जहाँ पे अथॉरिटी को बॉस के पास रखने की बात आती है वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन, और जहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। देन स्केलर्जन। स्केलर लिखा था कि यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड होता है, ठीक है, मैनेजर्स के बीच में। यहाँ पे हर मैनेजर की पोजीशन डिसाइड की जाती है और उन्हीं पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ कमांड होता है और कोई भी इस चेन को ब्रेक नहीं करेगा। देन ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है कि मैन एंड मशीन दोनों के लिए एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड प्लेस होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रहता है और किसको कहाँ पे बैठना है। देन इक्विटी। इक्विटी कहता है कि सब में समानता होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फेवर करता है एक मिनिमम फिक्स टेन्योर को फॉलो करने का। यहाँ पे है कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर अपॉइंट किया गया है तो उसको एक मिनिमम फिक्स टेन्योर दिया जाए जिसमें वो अपनी एफिशिएंसी को प्रूव कर सके। देन इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव में एम्प्लॉय को मैनेजर मोटिवेट करें कि वो आगे आके अपने आइडियाज़ को शेयर करें, अपने प्लान्स को बताएं, और जहाँ कहीं पे भी वो डिससेटिस्फाई होते हैं या डिसअग्री होते हैं वहाँ पे पूरी शालीनता के साथ अपनी बात रखें, ताकि उनके उस कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर किया जा सके। देन एस्पिरिट डी कॉप्स टीम स्पिरिट की बात करता है, टीम वर्क की बात करता है कि टीम में सभी लोग मिलके काम करेंगे, वो जनरल इंटरेस्ट एंड कॉमन गोल की तरफ ध्यान देंगे और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये था रिकैप हमारे 14 प्रिंसिपल्स का। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने केस की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जब भी केस आप पूरी तरह से पढ़ के समझ लें, उसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर पूरी तरह से सही हो, बट आपका अटेम्प्ट करना बहुत मायने रखता है। जब भी आप किसी आंसर को अगर लिख देते हो और फिर जब आप उसका एनालिसिस करते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप देखते हो कि करेक्ट आंसर हमेशा के लिए फिर आपको याद हो जाता है। तो सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अटेम्प्ट करिए। हर क्वेश्चन का केस नंबर डाल के आप आंसर लिखिए, वहीं पे वीडियो को पॉज करके। देन फिर उसके आंसर को आप मिलाइए अपने आंसर से। तो पहला केस हमारा है, Pinnacle Limited is a company which takes care of the fact that the confidence of the employees should always be at its peak. For this reason, they give surety to their employees for employment of a minimum fixed tenure of time. Which principle of management is followed here? तो हमने देखा यहाँ पे कि पिनाकल लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा ख्याल रख रही है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई है। साथ ही साथ वो अपने एम्प्लॉय को एक मिनिमम फिक्स्ड पीरियड टेन्योर की श्योरिटी भी दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो मेन पॉइंट थे उनको हाईलाइट कर दिया है, जिससे हमें प्रिंसिपल को पहचानने में बहुत हेल्प मिली। सबसे पहली बात क्या है, श्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज एंड मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर ऑफ टाइम। तो किस प्रिंसिपल में हमने मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर की बात की थी? वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। याद आया आप सभी को? जहाँ पे हम प्रिंसिपल में फेयोल ने कहा था कि एक मिनिमम टाइम पीरियड हमें अपने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में देना होगा, जिससे वो अपनी एफिशिएंसी को प्रूव कर सके। देन मूव टू द नेक्स्ट वन। द प्लांट सुपरिटेंडेंट ऑफ अ कंपनी इज वेरी सैड. When he was on leave, he was expecting his subordinates to take the remaining work to the finish. However, he finds a new way of dealing with this problem. He develops a system of suggestion building from the side of workers. For this, a suggestion complaint box is to be kept where the workers can drop their advice and hence take steps from their side. Which principle of management has been implemented here of late by the plant superintendent? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लांट सुपरिटेंडेंट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि उनके जो सबऑर्डिनेट होंगे, जो उनका काम होगा उसको वो फिनिश कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है। इस वजह से वो सैड भी थे। बट इन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने एक सजेशन बिल्डिंग शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिट कर दिया, जहाँ पे वर्कर्स अपने एडवाइस, आइडियाज़, सजेशन, कंप्लेन लिख के डाल सकते थे। तो
तो यहाँ पे मैनेजर ने जिस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा लेट में ही उसने किया है लेकिन इम्प्लीमेंट तो कर दिया, तो ये किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट को हाईलाइट किया। सजेशन बिल्डिंग, ठीक, फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर्स, सजेशन एंड कंप्लेन, एडवाइस। तो ये सारी चीज़ें किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आ रही थी, सोचिए आप और आंसर को लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएशन लेने के लिए ही उसने सजेशन एंड कंप्लेन बॉक्स को सेट किया है, जिससे कि एम्प्लॉय अपने सजेशंस को वहाँ पे दे सके। आई होप कि आप सबको अब ये समझ में आ गया होगा। देन हम मूव करते हैं थर्ड केस पे। हमारा थर्ड केस है, रमेश इज द ओनर ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस। द साइज of his organization has increased during the recent past. There are many employees who work in his organization. The organization is considered good and has earned a lot of reputation in the market. However, when it comes to making key decisions related to many things, he never considers the opinion of his subordinates. Even though the size of organization has increased, yet he tries to take all the key decisions on his own. Which principle of fuel has been violated by him? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रमेश एक प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है और उसके ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा भी है और साथ ही साथ उसकी गुडविल और रेपुटेशन भी मार्केट में बहुत अच्छी है। लेकिन इन सब के बावजूद रमेश जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो रमेश अकेले ही लेता है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होने के बावजूद भी वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजंस में शामिल नहीं करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है रमेश के द्वारा। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल जो वॉयलेट हो रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जितने भी मेजर डिसीजन है वो रमेश खुद ही ले रहा है, उसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, यानी कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहा है। उसने पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन में रखा है और हमने देखा था कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, जिससे क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके और हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सके। देन मूव टू द नेक्स्ट वन। रोहन एंड अमित आर वर्किंग इन द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी. Rohan is the brother-in-law of the managing director of company, whereas Amit has been recruited from an external source. They both have been performing below average for the last couple of months. Many people in the organization talk about their lack of responsibility. When the managing director of the company came to know about their irresponsible behavior, he immediately suspended Amit, but did not take any action against Rohan. Identified the principle of fuel which has not been followed by the managing director in the above case. तो इस केस में हमने देखा कि रोहन और अमित दोनों परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, बट रोहन जो था कि मैनेजिंग डायरेक्टर का ब्रदर इन लॉ था, यानी कि उनका रिलेटिव निकल गया, और अमित वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू रिक्रूट होके आया था और दोनों की ही परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी और उनके अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता तो वो अच्छा परफॉर्म करते, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही सेंस नहीं है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिस वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो इन दोनों अमित के खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसको सस्पेंड कर देते हैं, बट रोहन के खिलाफ वो कुछ नहीं करते।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट हुआ, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर का रिलेटिव था उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बट जो एक्सटर्नल एम्प्लॉय था उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन होना क्या चाहिए था कि दोनों को ही सस्पेंड करना चाहिए था या दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, बट हुआ यहाँ पे एक के साथ है, यानी कि एक यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वॉयलेशन हो रहा है। देन मूव टू द नेक्स्ट वन, केस नंबर 5। Voltec India Limited is manufacturing LED bulbs to save electricity. However, if from the losses, the management shift the unit to a backward area where labor is available at a low cost. The management also asks workers to work overtime without any additional payments and promise to increase the wages of the workers. After achieving its mission within a short period, the company starts earning profit because both the management and workers honor their commitments. State the principle of management described in the above paragraph. अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट टाइम पेपर में आया भी है सीबीएसई के 2014 में। तो यहाँ पे वोल्टेक इंडिया लिमिटेड जो कि बहुत ही हैवी लॉस से गुजर रहा था, यहाँ पे फिर मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना इसको बैकवर्ड एरिया में खोल दें जहाँ पे लेबर हमें ईजली लो कॉस्ट में अवेलेबल हो, और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने वर्कर्स से ओवर टाइम करने को बोला, बट उसके लिए वो एडिशनल पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि जब हमारी कंपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जाएगा। इसलिए वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही समय में हम देखते हैं कि कंपनी अच्छी प्रॉफिट भी अर्न करने लगी और मैनेजमेंट ने वर्कर्स से जो प्रॉमिस किया था उसको भी उसने निभाया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया गया है। तो आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो किया गया है, क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयर की बात को मानी है, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, एक्स्ट्रा वर्क किया है और साथ ही साथ मैनेजमेंट ने भी अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। देन मूव टू द नेक्स्ट वन। Nikita and Salman completed their MBA and started working in a multinational company. At the same level, both of them worked hard and were happy with their employer. Salman had a habit of backbiting and wrong reporting about his colleagues to impress his boss. All the employees in the organization knew about it. At the time of performance appraisal, the performance of Nikita was judged to be better than Salman. Even then, their boss Mohammad Sharif decided to promote Salman, stating that being a female, Nikita would not be able to handle the competition. अब देखिए, निकिता और सलमान दोनों ने MBA किया था और साथ में दोनों ने काम करना शुरू किया और दोनों ही अपने काम में खुश भी थे। बट सलमान की बुरी आदत थी कि वो गलत रिपोर्टिंग जाके करता था अपने कलीग्स के बारे में और बॉस को वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, यानी कि दूसरों की बुराई करता, जिससे कि बॉस को लगता कि सबसे ज़्यादा वर्क सलमान कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। और उसकी इस आदत से सभी लोग वाकिफ़ भी थे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जानता था। लेकिन जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो निकिता का परफॉर्मेंस उससे बेटर पाया जाता है। ठीक, सलमान क्योंकि बैक बेटिंग करने में ही बिजी रहता तो वो अपनी परफॉर्मेंस को उतनी अच्छे से सुधार नहीं पाया जितना अच्छा वर्क निकिता कर रही थी। और जो उसका बॉस होता है मोहम्मद शरीफ ये डिसीजन लेता है कि सलमान को प्रमोट किया जाएगा,
निकिता को नहीं। और इसके लिए उसने ये बात कही कि निकिता हायर पोस्ट के कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के काबिल नहीं है, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज नॉट फॉलोड बाय दिस मल्टीनेशनल कंपनी, कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ फॉलो नहीं किया गया। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, देन मैं आंसर बताती हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पे निकिता को इसलिए प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि वो एक फीमेल है, और ये तर्क दिया गया कि वो हायर पोजीशन के कॉम्प्लिकेशंस के काबिल नहीं है, और एक मेल मेंबर्स को प्रमोट कर दिया जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, और वो भेदभाव किसके आधार पे हो रहा है? जेंडर के आधार पे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वॉयलेशन है। देन मूव टू द नेक्स्ट केस। अब हमारा नेक्स्ट केस है, राधिका opens a jewelry showroom in Jaipur after completing a course in jewelry designing. She has employed 11 persons in her showroom for greater productivity. She divides the work into small tasks, and each employee is trained to perform his/her specialized job. The salesperson are allowed to close a deal with the buyer by giving a maximum of 10% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Radhika. In the earlier days of starting of the business, 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employees to honor her commitment. However, when it comes to setting the conflict among her employees, she tends to be more biased towards her female employees. तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि राधिका एक ज्वेलरी शोरूम खोलती है जयपुर में आफ्टर कंप्लीटिंग हर ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है, वो 11 लोगों को अपने शोरूम में रखती है काम करने के लिए, और सभी के काम को वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देती है, और उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी देती है जिससे वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो सकें। साथ ही साथ उसने अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया कि वो मैक्सिमम 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, और अगर कोई फर्दर डिस्काउंट देना होगा तो वो डिसीजन राधिका लेगी। ठीक, तो अर्लियर डेज ऑफ द बिजनेस में 5 एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनसे राधिका कहती है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, और रिटर्न में उनको कहती है कि जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव यानी कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी जाएगी उन एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद देखा जाता है कि जब 6 महीने पूरे होते हैं तो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगता है, और वो जिन एम्प्लॉय से कमिट की होती है कि इंसेंटिव देंगे, 1 साल कंप्लीट होने के बाद उनको बोनस भी देती है, कैश बोनस। लेकिन जब भी बात आती है किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने की, ये पाया जाता है कि निकिता अपने फीमेल स्टाफ की ओर ज़्यादा बायस्ड है। तो अब इस आधार पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ। आपको बताना होगा कि राधिका कौन कौन से प्रिंसिपल्स को यहाँ अप्लाई कर रही है, साथ ही साथ
ये भी बताना होगा कि पैराग्राफ में उस प्रिंसिपल के बारे में कहाँ कहा गया है। देन सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल of management which is being violated by Radhika by quoting lines from the paragraph। आपको बताना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स को राधिका ने यहाँ पे वॉयलेट किया है। देन स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, कि जो पार्ट बी यानी कि सेकंड क्वेश्चन हमारा है जिसमें वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल की बात कही गई है, उस प्रिंसिपल के वॉयलेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल को राधिका ने अप्लाई किया है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क। हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क को राधिका ने यहाँ पे फॉलो किया है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी आप आंसर करोगे तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क के मीनिंग को पहले समझाना होगा, फिर आपको बताना होगा कि पैराग्राफ में उस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन की बात कहाँ कही गई है। तो प्रोडक्टिविटी, शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज्ड ड्यूटी। कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की गई थी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था, वर्क को छोटे छोटे टास्क में बांट दिया था और उसी के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड भी किया था, जिससे वो अपने जॉब में स्पेशलाइज्ड हो सके। तो पहला प्रिंसिपल हमारा हो जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। देन सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि राधिका जो है वो अपने एम्प्लॉय को पावर देती है मैक्सिमम 10% तक का डिस्काउंट देने का, और साथ ही साथ अगर कोई फर्दर डिस्काउंट देना होगा तो उसकी अथॉरिटी वो खुद अपने पास रखती है। तो जहाँ पे डिसीजन लेने की बात एम्प्लॉय के लिए की गई है कि एम्प्लॉय को डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, और जहाँ पे राधिका खुद डिसीजन लेगी वहाँ पे हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। देन थर्ड प्रिंसिपल, यहाँ पे बात हुई है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की, कि यहाँ पे राधिका ने एम्प्लॉय से बोला था एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, और उनसे उसने प्रॉमिस भी किया था कि हम इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जब अच्छा बिजनेस चलने लगता है तो वो कैश बोनस भी अपने एम्प्लॉय को देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में या उसके शोरूम में प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी उसने अप्लाई किया है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि किस प्रिंसिपल को वो वॉयलेट कर रही है फीमेल्स को फेवर करके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का राधिका ने वॉयलेशन किया है, क्योंकि वो मेल मेंबर्स को उतना फेवर नहीं कर रही है जितना कि फीमेल को कर रही है। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि आपको किसी के भी प्रति बायस्ड नहीं होना है, ना मेल के प्रति, और सिर्फ उनका काम देखना है, जो कि राधिका नहीं कर पाती है। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो मेल वर्कर्स होंगे उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक, वो उतने हैप्पीनेस से अब काम नहीं करेंगे जितने से वो इक्विटी प्रिंसिपल के अप्लाई होने पे करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 7 केसेस जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, जैसा कि कल 24 अप्रैल था और 24 अप्रैल को हमारी कंट्री में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ये पंचायती राज दिवस भी फेयोल के एक प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आपको ये सर्च करना है कि आखिर वो कौन सा प्रिंसिपल था जिसको फॉलो करके ये पंचायती राज दिवस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो आप इसको गूगल पे सर्च करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू so much for watching this video. Stay at your home and be safe.